बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में मौलिक अधिकार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सिर्फ इस वीडियो को ही नहीं देखें, रिजल्ट पाना है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस पर अपना नोट्स भी तैयार करें। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में मिलता है। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है, और मौलिक अधिकार को परिभाषित करते हुए बताया गया है मौलिक अधिकार जनता का एक ऐसा अधिकार है जिससे जनता का बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास संभव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में इस बात का उल्लेख किया गया है विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। यदि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान का रूप नहीं है या मौलिक अधिकार का रूप नहीं है तो ऐसे स्थिति में न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता है। हम विधायिका कहते हैं संसद एवं विधानमंडल को, तो वहीं न्यायपालिका हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। पहले मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिए जाने से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, समता का अधिकार। समता के अधिकार का उल्लेख समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख किया गया है कानून के समक्ष भारत का सारा नागरिक बराबर है और सभी पर एक समान कानून लागू होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए 1953 ईस्वी में काका कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। 1978 ईस्वी में मंडल आयोग का गठन किया गया, और मंडल आयोग ने 1980 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया था, लेकिन 1990 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सरकार की तत्कालीन सरकार ने मंडल आयोग के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सेवा में पिछड़ी जातियों के लिए 70% आरक्षण दिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया और कहा कि किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 में उसके बाद हम देखते क्या है, यह अनुच्छेद 17 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 17 में छुआछूत एवं अस्पृश्यता के अंत करने की बात की गई है। तो अनुच्छेद 18 में सैन्य उपाधि को छोड़कर सभी तरह के उपाधि को समाप्त करने की बात की गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आता है, और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो झंडा फहराने की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रेस को 4th स्टेट की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ख में भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के 1 के ग में भारत का कोई भी नागरिक अपनी संस्था या संगठन स्थापित कर सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के 1 के ग में इस बात का उल्लेख किया गया बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से धरना एवं प्रदर्शन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के अंगों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी भाग में बस सकता है।
अनुच्छेद 19 के 1 के 24 बात का उल्लेख किया गया है, भारत का कोई भी नागरिक कोई भी वाणिज्य व्यापार स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 19 के 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आपातकालीन स्थिति में भारत के नागरिक की मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 एवं 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वह कानून का उल्लंघन नहीं करता। अनुच्छेद 20 के तहत ही इस बात का उल्लेख किया गया है, अपने आप को निर्दोष साबित करने की पूरी तरह से आज़ादी है हर व्यक्ति को। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए, अनुच्छेद 21 में ही निजता के अधिकार का उल्लेख मिलता है, जिसे हम गोपनीयता का अधिकार भी कहते हैं। निजता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, और इसका निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था अप्रैल 2017 में। हम देखते हैं अनुच्छेद 21 के कौन इस बात का उल्लेख किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया मौलिक अधिकार में, जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। अनुच्छेद 22 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य है। नंबर 3 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से लेकर 24 से किया गया है। अनुच्छेद 23 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बलात्कार, श्रम एवं बेगार पर रोक लगाने की बात की गई है। बलात्कार, श्रम मतलब किसी से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। बेगार मतलब किसी से काम लेने के बाद उसे कुछ दिया नहीं जाए, इसे बेगार कहा गया। इस प्रकार अनुच्छेद 23 के तहत दास प्रथा पर रोक की बात की गई है, बंधुआ मजदूरी पर रोक की बात की गई है। साथ ही इसी अनुच्छेद के तहत मानव अंगों के व्यापार पर भी रोक लगाया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगाने की बात की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में इस बात का उल्लेख किया गया है, 14 वर्ष के बच्चे को खतरनाक काम यानी कारखाना पर नहीं लगाया जाएगा। हम 4 में देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है, और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 25 तक इस बात का उल्लेख किया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक जीवन जीने एवं अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख को पगड़ी पहनने एवं कृपाण रखने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 26 के तहत इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक धार्मिक संस्था या संगठन स्थापित कर सकता है। तो अनुच्छेद 27 के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है, इसके तहत धार्मिक कर नहीं देने की बात की गई है, और इसी अनुच्छेद के तहत जबरन किसी से चंदा लेना गैर कानूनी माना गया। अनुच्छेद 28 में इस बात का उल्लेख किया गया है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नंबर 5 में आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 तक में किया गया है। अनुच्छेद 29 में इस बात का उल्लेख किया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 में इस बात का उल्लेख किया गया है, अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। तो वहीं पर 6वां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, और संवैधानिक इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संपूर्ण संविधान की आत्मा या हृदय कहकर पुकारा है। हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार का रिट जारी करता है। रिट हम लेख को कहते हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण से कहा गया, बंदी के बनाए गए व्यक्ति के प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण का जांच पड़ताल करता, कारण वशत पाए जाने पर व्यक्ति को मुक्त किया जा सकता। परमादेश, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को, यानी इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकारी को सही तरीका से काम करने का दिशा निर्देश दे सकता है। नंबर 3 में प्रतिषेध, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को यह कह सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र यानी सीमा में रहकर कार्य करें। नंबर 4 में उत्प्रेषण, अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मुकदमे संबंधित कागजात को अपने पास मंगा सकता है
और दिए गए फैसले के विरुद्ध अपना फैसला दे सकता है। नंबर 5 है अधिकार परीक्षा। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से हुई है तो ऐसे से सर्वोच्च न्यायालय जांच सीधी तक उस व्यक्ति के पद संबंधित पावर के प्रयोग पर रोक लगा सकता है। अनुच्छेद 33 और 34 की बात करते हैं। संसद को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 33 एवं 34 के तहत वह मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता। अनुच्छेद 33 की जब हम बात करते हैं, अगर भारत के किसी भाग या क्षेत्र में असैनिक बलों द्वारा शांति स्थापित करना हो तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुच्छेद 33 तहत संसद मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता। यदि भारत के किसी भाग में असैनिक बलों द्वारा शांति स्थापित करना है तो ऐसी स्थिति में संसद संविधान के अनुच्छेद 34 तहत उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता है। अनुच्छेद 35 तहत इस बात का उल्लेख किया गया है, संसद मौलिक अधिकार को मजबूत स्वरूप देने के लिए विविध कानूनी प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 359 तहत राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित फैसला दिया है जो इस प्रकार है। नंबर 1, संकरी प्रसार बनाम भारत संघ। इसका उल्लेख 1951 में किया गया और इसके तहत यह फैसला दिया कि संसद संविधान को 368 तहत मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। नंबर 2 में केस आया था गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसके तहत यह फैसला दिया गया कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन तीसरा आता है 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा यह फैसला दिया गया था कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। नंबर 4 में है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसके तहत यह फैसला दिया गया संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचा परिवर्तन नहीं कर सकता। यह भारत का सबसे बड़ा केस है और इस केस में 13 न्यायाधीशों का एक खंड भी तैयार किया गया था। नंबर 5 में आता है मिनर्वा मिस बनाम भारत संघ 1980। इसके तहत यह पहली बार इस केस के तहत मौलिक अधिकार के ढांचे को परिभाषित किया गया था। जहां तक सवाल है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है लेकिन मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 की सारी बातें यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यह मौलिक अधिकार की एक खास बात है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 से लेकर 28 एवं अनुच्छेद 32 भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है और शेष 8 सिर्फ भारतीयों के लिए है।